बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 16 में से दो छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, लेकिन बड़े कॉन्सेप्चुअल हैं। इनके ऊपर एमसीक्यूज़ आ जाते होते हैं और इवन के एंट्री टेस्ट लेवल तक इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं बहुत सिंपल से छोटे से हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में इनकी डेफिनेशन को फार्मूला या एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिएगा टॉपिक कौन से हैं, जो दो छोटे से टॉपिक। एक तो ये है कि पावर डिसिपेशन इन एसी सर्किट। एसी सर्किट्स के अंदर जो पावर डिसिपेशन होती है वो कैसे, और इसमें कि पावर फैक्टर की टर्म अक्सर औक़ात डेफिनेशन में आती है, तो वो क्या चीज़ है। देखिएगा हम रिव्यू करते हैं पहले उन तीनों कंपोनेंट्स का जिनको हमने एसी सर्किट्स में स्टडी किया है ये बहुत छोटा सा टॉपिक, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट बड़ा इम्पॉर्टेंट है। देखिएगा जब हमने एसी को किसी रेजिस्टेंस में से फ़्लो करवाया तो उस वक़्त हमने ये बात प्रूव की थी कि उसका वोल्टेज और उसका जो करंट है वो इन फेज़ रहता है, ठीक है। और फिर वहाँ पर हमने पावर डिसिपेशन के फार्मूला कैलकुलेट किए, तो वो वी आई या आई स्क्वेयर आर या वी स्क्वेयर ओवर आर, ये तीन फार्मूला थे और हम लिखा था ये तीनों फार्मूला उस वक़्त वैलिड है जब आपके पास करंट और वोल्टेज इन फेज़ होते हैं, और रेजिस्टेंस के अंदर ये क्या होते हैं, ये दोनों आपस में इन फेज़ होते हैं। फिर हमने यही बिहेवियर जो है वो कैपेसिटर के केस में चेक किया कि कैपेसिटर के अंदर क्या होता है। तो कैपेसिटर में जब देखा तो कैपेसिटर के अंदर जो वोल्टेज होता है कैपेसिटर का, वो करंट से 90 के फेज़ पर लैग कर रहा होता है। इसका मतलब है इनके दरमियान जो फेज़ डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। जब हम इनकी पावर डिसिपेशन चेक करते थे तो पावर डिसिपेशन कितनी आ रही थी, वहाँ पर 0 आ रही थी। यही केस जब हमने इंडक्टर के फॉर्म में ऑब्ज़र्व किया कि इंडक्टर में से जब हम एसी को गुजारते थे तो एसी के अंदर जो ये एसी इसमें गुजरता है, इसमें वोल्टेज और करंट ये भी दोनों आउट ऑफ फेज़ आते हैं, और वोल्टेज इसमें क्या कर रहा होता है, वो लीड कर रहा होता है 90 के फेज़ के साथ। जब इसके अंदर पावर डिसिपेशन को हमने चेक किया, आखिरी पैराग्राफ में हमने ये बात लिखी थी कि इसके अंदर पावर डिसिपेशन क्या होती है, वो भी 0 होती है। देखिए ये तीन कंपोनेंट हैं, एसी कंपोनेंट है। इन तीनों को देखकर हम एक एनालिसिस हम कर सकते हैं। अगर देखें कि जब वोल्टेज और करंट इन फेज़ आ रहे थे, दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे थे, एक जैसा फेज़ दे रहे थे, तो उस वक़्त जो है कह लेते हैं इनमें पावर डिसिपेशन आ रही है। और जब ये आउट ऑफ फेज़ 90 के आउट ऑफ फेज़ से आ रहे हैं तो पावर डिसिपेशन नहीं आ रही। नेक्स्ट हमने फिर क्या किया था, हमने फिर दो कंपोनेंट की स्टडी शुरू कर दी। हमने एक रेजिस्टेंस के साथ एक कैपेसिटर लगा दिया, या रेजिस्टेंस के साथ हमने क्या लगाया, एक इंडक्टर लगाया। तो उस केस में आपको याद होगा कि आपकी डायग्राम्स ऐसे बनी है, या तो वोल्टेज लीड कर रहा था या करंट लीड कर रहा था किसी फेज़ थीटा के साथ, ठीक है जी। जब ये फेज़ थीटा आ रहा था तो इस थीटा को जो है वो हमने जो है क्या किया, वो कैलकुलेट किया था। अब यही मैं एक एग्जांपल सपोज करता हूँ कि मेरे पास क्या चीज़ है जी, एक सिस्टम है आरसी का या आरएल का सिस्टम है। इसके अंदर वोल्टेज जो है वो इस वक्त लीड कर रहा है करंट के साथ, किस फेज़ के साथ, थीटा के फेज़ के साथ। तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं इस वोल्टेज के दो कंपोनेंट्स ड्रॉ करता हूँ। एक कंपोनेंट आ जाएगा जो कि पैरेलल टू करंट आ रहा है, एक कंपोनेंट ऐसा आ रहा है जो करंट के क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है। अभी यहाँ पढ़ा कि जब ये दोनों आउट ऑफ फेज़ आ जाएं, 90 के आउट ऑफ फेज़ पे ये आ जाएं, या ये दोनों 90 के आउट ऑफ फेज़ पे आ रहे हैं, तो पावर डिसिपेशन क्या हो गई थी, 0। इसका मतलब है इस कंपोनेंट के साथ जो ये करंट के साथ 90 के फेज़ पे आ रहा है, इसकी पावर डिसिपेशन नहीं होगी। लेकिन जो कंपोनेंट इसके साथ क्या आ रहा है, पैरेलल में आ रहा है, ये पावर डिसिपेशन देगा। कैसे देगा, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या होगा, वी आर एम एस मल्टीप्लाई बाय कॉज ऑफ थीटा, साथ में आ जाएगा करंट। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। तो बेसिकली आपके पास अब जो पावर निकली है एसी सर्किट में, उसका फार्मूला क्या होगा, वी आर एम एस आई आर एम एस एंड कॉज ऑफ थीटा। इसके अंदर जो ये कॉज थीटा है दैट इज नोन एज पावर फैक्टर। इसका मतलब है यही हमें डिफाइन करेगा कि इस सर्किट के अंदर ये एंगल बताएगा कि पावर डिसिपेशन कितनी हो रही है। इसका मतलब है जैसे ही ये वाला फेज़, ये वाला एंगल कम होना शुरू हो जाएगा, पावर डिसिपेशन भी क्या हो जाएगी, वो आपका मैक्सिमम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि दोनों हो जाएंगे इन फेज़ की तरफ। जैसे इनके दरमियान एंगल बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये एंगल बढ़ेगा तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी, और पावर डिसिपेशन क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। ठीक है जी, ये हुआ पावर डिसिपेशन।
इसके बाद आते हैं जी दूसरा टॉपिक। जो दूसरा टॉपिक हमारे पास है वो है 3 फेज AC सप्लाई। 3 फेज AC सप्लाई, 3 फेज AC सप्लाई में क्या चीज़ है जी, आपने सिंगल एक फेज के साथ, एक फेज का जैसे AC जनरेटर पड़ा था उसमें आपने सिंगल एक कॉइल ली थी, उस कॉइल के साथ आपने क्या किया था, AC जनरेट किया था और उस AC को आपने V = V0 sin ओमेगा t का एक्सप्रेशन उस पर ड्राइव किया था। ठीक है, अब यहाँ पर 3 फेज AC सप्लाई से क्या मुराद है, मैंने यहाँ पर 3 कॉइल्स एक ख़ास एंगल पर सेट करें, जो एंगल कितना है 120 का, यानी एक कॉइल रखनी है उसके साथ दूसरी कॉइल को मैंने 120 के फेज पे रखना है। फिर इसी तरीके से तीसरी जो कॉइल होगी वो पहले वाले के साथ 240 और दूसरे वाले के साथ जो है वो कितनी पर होगी 120 के फेज डिफरेंस पर होगी। जैसे देखिएगा ये जो ब्लैक वाली कॉइल मैंने लगाई है, ये कॉइल सपोज कर रहा हूँ कि ये फेज 0 पर है, 0 एंगल पर है, इसके साथ 120 के एंगल पर, ये 120 के एंगल पर ब्लैक के साथ मैंने रेड वाली कॉइल रखी है जो कितने एंगल पर आ रही है 120 के एंगल पर आ रही है। अब रेड वाले के साथ ब्लू वाली एक कॉइल लगाई है जो रेड और ब्लू आपस में 120 के फेज डिफरेंस पर है, लेकिन अगर मैं इसको ब्लैक वाले के साथ देखूंगा तो क्या एंगल आएगा इसका 240 का एंगल। इस मतलब है मैंने 360 के जो पूरे सर्कल है इसके ऊपर जो है वो मैंने क्या किया हुआ है, वो 3 कॉइल्स लगाई और तीनों के दरमियान का रखा मैंने 120 का फेज डिफरेंस। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पंखा के 3 पर बने होते हैं, तीनों पर के दरमियान जो है वो 120 का फेज डिफरेंस होता है। तो ऐसे ही मैंने क्या किया हुआ है, 3 जो है ना परों की तरह मैंने ये एक सर्किट डिज़ाइन किया है, कॉइल्स को आपस में अरेंज किया और क्या हुआ, हर कॉइल जो है इसके साथ 2 रिंग्स अटैच है। जैसे ये ब्लैक वाली के साथ ये 2 रिंग अटैच है, जैसे AC जनरेटर में पड़ा हुआ है इनको स्लिप रिंग कहा जाता है, ये कार्बन ब्रशेज होते हैं। इसी तरीके से जो रेड वाला है, रेड वाले के साथ ये 2 रिंग अटैच है। ठीक है, इस तरीके से जो ब्लू वाला है, ब्लू वाले के साथ ये 2 रिंग। इस मतलब है इस पूरे जो डिवाइस है जिसका नाम मैंने 3 फेज AC पर रखा है, इसके अंदर टोटल क्या है जी 6 स्लिप रिंग्स बनाए हुए हैं। 6 स्लिप रिंग्स हैं, हर एक कॉइल के साथ 2 रिंग्स जो है वो क्या है वो अटैच है। अब करेंगे क्या कि हम इसमें से एक एंड को क्या कर लेंगे, तीनों को लेकर बड़े कॉमन कर देंगे, तीनों का जो लो पोटेंशियल वाला होगा उसको हम क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे, और जो बाकी 3 टर्मिनल बचेंगे वो हमारे पास जो है ना हम सेपरेट टर्मिनल रख लेंगे। इसका मतलब है ये 6 टर्मिनल्स को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 4 टर्मिनल में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें ये तीनों कॉमन होके एक टर्मिनल और एक टर्मिनल जो इनका बच गया था हर एक कॉइल में से, वो तो टोटल कितने टर्मिनल बन गए, 4 टर्मिनल बन गए। अब हम सपोज करते हैं कि अगर मैंने पहले वाले कॉइल के फेज को रेफरेंस समझा तो उसका एंगल कितना आएगा, 0 आएगा। तो 0 एंगल पर साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यानी पहले वाला अगर 0 वोल्टेज पर है तो दूसरे वाला किस वोल्टेज पर होगा, यानी इनके दरमियान वोल्टेज का डिफरेंस भी हमारे सामने आएगा। तो दूसरे वाले का मैंने फेज क्या रखा था, जिसको मैंने रेड वाला कहा था, रेड का फेज रखा मैंने 120, तो साइन 120, और ये कोई मैंने इसकी वैल्यू सपोज की जैसे लाइक 230 250 तक ये वोल्टेज वेरी करते होते हैं, तो 230 रख के मैंने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की तो प्लस 200 वोल्टेज, यानी पहले वाले का अगर वोल्टेज 0 है सपोज किया रेफर रखा, तो दूसरी वाली कॉइल का वोल्टेज उससे 200 वोल्टेज क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। इसी तरीके से जो तीसरी कॉइल आपने रखी है वो ब्लू ये कॉइल रखी है, इसका फेज किसका, इसके साथ फेज आ रहा है 240 का, तो मैंने 240 के फेज पर जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट की तो इसका आंसर कितना आया, -200 वोल्टेज। इसका मतलब ये हुआ कि ये इस रेफरेंस वाले के साथ 200 वोल्टेज क्या है, लो पे पड़ी हुई है, ये वाली क्या थी 200 वोल्टेज हाई पे पड़ी हुई है, ये वाली क्या है जी, ये आपके पास रेफरेंस है। ठीक है जी, इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान अगर मैं इनका डिफरेंस निकालना चाहूँ तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितने का आ रहा है, तकरीबन 400 वोल्टेज का क्या आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर हमने ये देखना है कि इस पावर सप्लाई का हमें फ़ायदा क्या हो रहा है, और जो बेसिकली बुक के अंदर जवाब था, ये बुक ने सिंपली ये बताया कि हम इसमें कितनी लाइंस ले सकते हैं 400 की और कितनी 330 की ले सकते हैं, इसका फ़ायदा क्या है, ये जो लोड है उसको डिवाइड कर लेता है, लेकिन ये लॉजिक नहीं समझाई किस तरीके से इसमें बनता है। तो मैंने ये समझाने की कोशिश किया कि बेसिकली ये 3 फेज़ पावर सप्लाई बनती कैसे है और फिर क्यों किस तरीके से इसमें से जो है जो बातें स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखी हैं बुक ने
कि ये लाइन होती है तो वो कैसे बनती हैं, मैंने वो समझाने की कोशिश किया। ये देखिएगा इस बुक में ऐसे इसको जो है एक्सप्लेन किया कि ये 3 कॉइल्स को जैसे ये बनाई हैं उसे इस तरह ज़ाहिर कर दी हैं कि जैसे ये पहली कॉइल है ये ब्लैक वाली, फिर ये दूसरी कॉइल रेड वाली, तीसरी कॉइल जो है ना ब्लू वाली, ठीक है। तो ये तीनों का एक ही टर्मिनल क्या कर दिया, कॉमन कर दिया, इसको ग्राउंड कर दिया, जीरो पोटेंशियल पे रख लिया, ठीक है जी। अब अगर आप ये ग्राउंड किया, अगर आप एक टर्मिनल यहाँ से और दूसरा यहाँ से लेंगे तो आपके पास 230 की एक लाइन मिल जाएगी, यानी ये ग्राउंड आ गया और ये को इसका हाई लेवल जो कितने पर है 230 पर। इस तरीके से जब D को B से मिलाएंगे तो एक टर्मिनल और हमारे पास आ जाएगा, एक और लाइन आ जाएगी जो कितने वोल्टेज को बता रही होगी 230 को। ऐसे इस ग्राउंड के साथ जब C को मिलाएंगे, इसका टर्मिनल लेंगे, इनसे आप आउटपुट लेंगे तो आपको कितने आउटपुट मिलेगी 230 की आउटपुट मिलेगी। जैसे सिंगल एक जनरेटर काम कर रहा होता है, एक जनरेटर में एक कॉइल काम कर रही होती है, इस वक्त ये एक कॉइल सपोज होगी, ये अलग से एक कॉइल होगी, ये अलग से एक कॉइल होगी, तो 3 कॉइल्स समझे अलग अलग 230 का वोल्टेज हमें दे रही होंगी, जिसको मैंने यहाँ भी एक्सप्लेन किया। देखें इन दोनों के दरमियान ग्राउंड और इसके दरमियान कितने का आ रहा है 230 का, इस टर्मिनल से इसके साथ ग्राउंड से कितने का आ रहा है, इस टर्मिनल से ग्राउंड से कितने का आ रहा है 230 का, यानी 3 लाइंस 230 की हमारे पास आ रही हैं। इसी तरीके से जब आप एक कॉइल यानी अगर ए है, ए को बी छोड़ के सी से लें, इसमें लिखा है ए और सी, जब ए और सी के दरमियान आप वोल्टेज निकालेंगे, समझे एक छोड़ के एक कॉइल का वोल्टेज आप ले रहे हैं तो कितने की आएगी 400 की लाइन आएगी। इसी तरीके से जब सी का आप बी के साथ लेंगे तो भी कितने की लाइन आएगी 400 की लाइन। तो इसका मतलब 2 लाइंस आपके पास 400 वोल्टेज की और 3 लाइंस जो है वो क्या आ जाएंगी आपके पास 230 वोल्टेज की आ जाएंगी। तो आप अपने पास घर के अंदर अगर आपका वोल्टेज बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो आप उसको क्या करें, इस तरह की एक पावर सप्लाई जैसे 3 फेज मीटर लगते हैं, उसके ऊपर क्या होता है आप अपने लोड को डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट लाइंस के ऊपर। वरना एक लाइन 230 के ऊपर जब आप लोड ज़्यादा डालेंगे तो पावर डिसिपेशन या ये आपके पास जो पावर ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप है, ये आना शुरू हो जाता है और वोल्टेज जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है ना वो आपको मिल नहीं रहा होता हर कंपोनेंट को, और उससे जो है ना कहते हैं जो कंपोनेंट्स हैं उनके ख़राब होने का या आउटपुट पर जो आपको उसकी एफिशिएंसी मिलनी है तो एफिशिएंसी जो है प्रॉपर नहीं मिलती। इस बात को यहाँ पर ग्राफ की लैंग्वेज में भी समझाया। देखिए ये हमने रेफरेंस रखा जी, ये आपका जो ब्लैक वाला है इसका ग्राफ सपोज 0 से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे इस तरीके से ये इसकी एसी सप्लाई है जो वेरी कर रही है, इस फार्मूला के मुताबिक एसी सप्लाई वेरी कर रही है। अब जो उसके बाद नेक्स्ट वाला उसका फेज़ क्या है जी 120 का फेज़। देखें यहाँ से हम यहाँ तक पहुँचेंगे 90, इसके बाद दोबारा नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये नीचे की तरफ आते हुए आपके 180 के रास्ते में यहाँ आ रहा है 120, तो ये 120 से शुरू होगा तो इसका ग्राफ 120 से 180 की तरफ यानी इस तरीके से नीचे से जाना है और फिर इस तरीके से ये जो है ना हर पॉइंट पर ये पहले यानी ब्लैक और रेड के दरमियान हर पॉइंट पर जो फेज़ का डिफरेंस आएगा वो 120 का ही डिफरेंस आना है, ठीक है जी। इसी तरीके से जो ब्लू वाला है इसका फेज़ कहाँ से स्टार्ट होगा 240 से, तो फिर 120 से जब यहाँ तक आएंगे 270, मतलब 270 से पहले 240 आ जाएगा, तो 240 से जब स्टार्ट होगा तो इसने 240 से 270, 270 से फिर कहते हैं इसने कहाँ पे जाना है 360 या 0, फिर नई वेव स्टार्ट हो जाएगी। अब ब्लैक वाले का और जो ब्लू वाले का फेज डिफरेंस है ये भी थ्रू आउट दिस ग्राफ क्या रहना है वो 240 का फेज डिफरेंस ही रहना है। तो फिर इसका मतलब है कि हम यहाँ से 3 लाइंस 240 की और 2 लाइंस 400 वोल्टेज की क्या है उसमें से ले सकते हैं। तो ये बेसिकली मैंने इसको समझाने की कोशिश किया है। तो ये बहुत छोटा सा MCQ शॉर्ट आंसर टाइप बुक के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझने की कोशिश करें। और इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप इसके बारे में क्वेश्चन पुट करें, फर्दर जो डिस्कशन हो जाएगी। अगर इसके बारे में प्रॉब्लम होगा तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूँगा जी। थैंक यू वेरी मच।